हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल एयर कंडीशनिंग जिसके अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। लास्ट टाइम हमने व्हीकल एयर कंडीशनिंग जो हमारे कार के अंदर, ट्रक व्हीकल्स के अंदर जो भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम आती है उसके मेन 4 कंपोनेंट और उसके अंदर किस तरीके से रेफ्रिजरेंट सप्लाई होता है उसके बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन की, जिसके अंदर हमने 4 मेन कंपोनेंट के बारे में देखा। जो 4 मेन कंपोनेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं: इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांसन वाल्व। अभी मैं इसके बारे में सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देके आगे की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने पूरा 20 मिनट इसी के ऊपर हमने स्टडी किया है। सबसे पहले हमने देखा कि कंप्रेसर जो है उसका जो इनपुट है जो इवापोरेटर से आ रहा है, कंप्रेसर का जो इनपुट है वो क्या है, लो प्रेशर, और रेफ्रिजरेंट कौन से फॉर्म में है, वेपराइज फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होनी चाहिए, ये उसके रिक्वायरमेंट है। आफ्टर ऑल दैट जैसे ही कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट वेपर बाहर निकलती है, कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट वेपर बाहर निकलती है, तो वो वेपर जो है वो क्या हो जाएगी, प्रेशराइज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, प्रेशराइज। देयर इज़ नो एनी डिफरेंस इन अ फेज। जो फेज है यानी कि जो स्वरूप है, जो रेफ्रिजरेंट का जो स्वरूप था, इनपुट के दौरान भी वेपर स्टेट में है, आउटपुट के दौरान भी वो वेपर स्टेट में है, बट उसका जो प्रेशर है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। जब हम 2 से 3 यानी कि कंडेंसर में देखते तो कंडेंसर में क्या है, कंडेंसर में से हीट रिलीज होती है। कंडेंसर क्या करता है, आप देख सकते हो ऊपर की तरफ एरो दिया हुआ है और लिखा है क्यू आउट। क्यू दैट मीन्स हीट, उसमें से हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो हीट रिलीज होने की वजह से दैट मीन्स वी कैन से दैट देयर शुड बी अ टेम्परेचर डिक्रीज या तो डेप्लेशन ऑफ टेम्परेचर। ओके, वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से रेफ्रिजरेंट स्टार्ट टू कूल डाउन। रेफ्रिजरेंट क्या होना शुरू होगा, कूल डाउन होना। और रेफ्रिजरेंट जैसे जैसे ठंडा होगा तो वो वेपर स्टेट जो है उसमें से वो मॉइस्टी फॉर्म में आने की शुरुआत हो जाएगी। कौन से फॉर्म में, मॉइस्टी फॉर्म। दैट मीन्स नाउ रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड इनटू अ मॉइस्टी फॉर्म, ओके, इनटू अ मॉइस्टी फॉर्म फ्रॉम द वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में जो था उसमें से वो मॉइस्टी फॉर्म यानी मॉइस्चराइज, और धीरे धीरे वो मॉइस्चर पार्टिकल यानी लिक्विड प्लस वेपर पार्टिकल्स के अंदर वो आ जाएगा। कंडेंसर में से, कंडेंसर की लोकेशन आपको सबको पता होगी, रेडिएटर के आगे की तरफ वो लोकेट होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपांसन वाल्व। एक्सपांसन वाल्व यानी कि वो क्या करता है और उसके प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। एक्सपांसन वाल्व जो है वहाँ से उसका प्रेशर क्या होगा, और रिड्यूस होगा। और प्रेशर रिड्यूस होता है तो उसकी वजह से उसके टेम्परेचर में भी क्या आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे और थोड़े कुछ वेपर पार्टिकल्स जो रहे होंगे रेफ्रिजरेंट के, वो क्या हो जाएंगे, वो लिक्विड स्टेट में आएंगे। अब यहाँ से वो कहाँ जाएगा, इवापोरेटर। अब वो वहाँ से इवापोरेटर में जा रहा है। इवापोरेटर एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर हीट ऐड होती है, जिसके अंदर हीट क्या होती है, ऐड होती है, जिसके अंदर हीट क्या होती है, ऐड होती है। तो इवापोरेटर जहाँ पे ये हीट ऐड हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा, वो जो लिक्विड पार्टिकल्स जो है, लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट जो है वो अब गर्म होना शुरू होगा। अब जैसे ही वो गर्म होगा यानी हीटेड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो गर्म होने की वजह से लिक्विड पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू अ वेपराइज फॉर्म। लिक्विड पार्टिकल्स इज कन्वर्टेड इनटू वेपराइज रेफ्रिजरेंट फॉर्म। और जैसे ही वो वेपराइज रेफ्रिजरेंट फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, जिसकी बदौलत क्या होगा कि अब इवापोरेटर में से जैसे ही उसका एग्जॉस्ट होगा यानी वो आउटपुट होगा। इवापोरेटर का इनपुट क्या था, लिक्विड रेफ्रिजरेंट,
जब उसका आउटपुट है तो वो क्या है, वेपोराइज रेफ्रिजरेंट, तभी तो वो कंप्रेसर में जब जाएगा तो वो वेपोराइज। अगर उसके अंदर इवापरेटर के अंदर इवापरेटर का जो आउटपुट है और अगर उसके अंदर थोड़ा भी वाटर पार्टिकल्स या मॉइस्चर लिक्विड कंटेंट रह गए तो क्या होगा, कंप्रेसर जो है वो उसको सही से कंप्रेस कर पाएगा नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए इवापरेटर को उसको इस तरीके से वर्क करना होता है कि वो जितना हो सके उतना वो मॉइस्चर पार्टिकल्स को क्या कर दे, रिमूव कर दे और उसको कौन से फॉर्म में ला दे, वेपर स्टेट में ला दे। इवापरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांसन वाल्व। अब दूसरी स्लाइड जिसके अंदर हम देख लेते हैं, ये आपको जो बताई गई थी लास्ट टाइम, ठीक है। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। पहली साइकिल जो आप देख रहे हो 4 to 1 इवापरेटर का, जिसके अंदर लिक्विड वेपर मिक्सचर जो अंदर एंटर होता है, ठीक है। फिर इस तरीके से जब 1 नंबर पे पहुंचा तो क्या हो, वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो गया है। कहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, वेपर रेफ्रिजरेंट। फिर 2 नंबर से वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंस टू लिक्विड, यानी वो कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। और उसके बाद अब 2 से 3 गया, अब 3 से जैसे हम 4 देखते हैं तो वो क्या है, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यानी अब उसका प्रेशर भी क्या होने लगा है, डिक्रीज़ होने लगा है। और वो क्या है, वेपर रेफ्रिजरेंट जो था या तो कंडेंस जो था वो टोटली किस में आ गया है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में आ गया है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, जो हमको समझना है द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर अब हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग मॉडल। अभी इंजीनियरिंग मॉडल यानी क्या, कि हमारे इंजीनियरिंग के हिसाब से कौन सा सिस्टम, उसके अंदर किस तरीके से क्या ऑपरेशन होना ज़रूरी है। जिस तरीके से आपको बता देते तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से ईच कंपोनेंट इज़ एनालाइज एज कंट्रोल वॉल्यूम एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट यानी क्या, कि उसके अंदर से जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है वो ऑलवेज स्टेडी फ्लो होना चाहिए, कहीं पे भी वो टर्बुलेंस या उस तरीके से फ्लो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, अंदर की जो फिन्स है, जिस तरीके से इवापरेटर है या कंप्रेसर है, कुछ भी है, ठीक है, या तो कंडेंसर है, उसके अंदर से जो भी इवापरेटर और कंडेंसर, ये दोनों के अंदर जो फिन्स हैं और कंप्रेसर के उसके अंदर के जो टर्बाइंस और वो सब है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी तरीके का टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए और इम्प्रॉपर वे में रेफ्रिजरेंट का फ़्लो नहीं होना चाहिए। जबकि अगर इम्प्रॉपर वे में रेफ्रिजरेंट का फ़्लो होगा तो उससे एक प्रॉब्लम आ सकती है, जो कौन सी प्रॉब्लम है, तो कि उसकी वजह से वहाँ की इवापरेटर की वॉल को डैमेज हो सकता है, या तो फिर इवापरेटर की वॉल या कंडेंसर की वॉल या एक्सपेंशन वाल्व के अंदर कहीं टर्बुलेंस क्रिएट होंगे, तो वो प्रॉब्लम। इसलिए सबसे पहला है स्टेडी स्टेट। दूसरा, ड्राई कंप्रेशन इज प्रिज्यूम द रेफ्रिजरेंट इज़ अ वेपर। जो कंप्रेशन है हमारा, यानी कि जो कंप्रेसर जिस तरीके से काम कर रहा है, सो कंप्रेशन पूरा किस स्टेट में होना चाहिए, ड्राई स्टेट में। ये हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जो हमको समझना है कि कंप्रेशन कैसा होना चाहिए, ड्राई कंप्रेशन। ड्राई कंप्रेशन इज़ प्रिज्यूम द रेफ्रिजरेंट इज़ अ वेपर। रेफ्रिजरेंट वेपर स्टेट में रहे, हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। द कंप्रेसर ऑपरेट्स एडियाबेटिकली, यानी कंप्रेसर ऑपरेट्स एडियाबेटिकली, यानी कि जिस तरीके से ये एडियाबेटिकली का मतलब होता है, आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन है, ठीक है, यहाँ कोई सिलेंडर या ये नहीं है कि पिस्टन से उसका वॉल्यूम बढ़ा कम करेगा। कंप्रेसर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहता है, वैरिड रहता है। यानी यहाँ पे एडियाबेटिकली का मतलब ये है कि अगर प्रेशर बढ़े तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, और प्रेशर रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर भी रिड्यूस होना चाहिए। ये है द कंप्रेसर ऑपरेट्स एडियाबेटिकली का मतलब। चौथी कंडीशन, द रेफ्रिजरेंट एक्सपांडिंग थ्रू
द वाल्व अंडरगोज द थ्रोटलिंग प्रोसेस, द रेफ्रिजरेंट एक्सपांडिंग थ्रू द वाल्व। कौन सा? एक्सपांसन वाल्व से जब भी जाए तब वो जो रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपांड होना चाहिए। एक्सपांड यानी कि उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस होना कंपलसरी है। अगर वहाँ पे उसका प्रेशर कंप्रेस नहीं होता, यानी कि उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस नहीं होता, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि वो फिर टोटली वो कौन से फॉर्म में नहीं आएगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं आ पाएगा। पांचवी कंडीशन, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर इग्नोर। जो भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो भी मिलती है उसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब हम बढ़ते हैं अप्लाइंग मास एंड एनर्जी रेट बैलेंस, यानी कि अब हम मास और एनर्जी रेट को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं उसके कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं और किस तरीके से करना है। सो सबसे पहले हम इवापोरेटर के बारे में स्टडी करते हैं। सो इवापोरेटर का ये है कि QIN, Q इनपुट अपॉन M इज इक्वल टू H1 H4। यहाँ H1 से H4 क्यों लिया है वो आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपको यहाँ बताया जाए तो आप समझ जाओगे। दोबारा हम स्लाइड में थोड़ा आगे जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो 4-to-1 है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ से जो शुरू करते हैं तो वो 4-to-1 है, तो वो जो 4-to-1 यानी यहाँ क्या लिखना होता है, जो आउटपुट से इनपुट, तो आउटपुट से इनपुट लेंगे तो यहाँ क्या आ गया हमारा 1-to-4। इवापोरेटर का इनपुट क्या है 4 है, आउटपुट क्या है 1, तो यहाँ हमने क्या लिया, आउटपुट माइनस इनपुट। उस तरीके से द टर्म क्यू इन रिफर टू एज द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, जो रेफ्रिजरेशन की जो कैपेसिटी है वो। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक्सप्रेस इन किलोवाट इन SI यूनिट एंड मीटा थर्मल यूनिट और इन द इंग्लिश यूनिट सिस्टम। यहाँ आप देख सकते हो द कॉमन अल्टरनेट यूनिट इज़ द टर्न ऑफ रेफ्रिजरेंट। ज़्यादातर लोग अपने यही यूज़ करते हैं टर्न ऑफ रेफ्रिजरेंट, क्योंकि आपको पता होगा आपके घर में भी जो AC आता है तो हम यही बोलते हैं 1 टन का है, 1.5 टन है, ठीक है। ये अप्लाइंग मास एंड एनर्जी रेट बैलेंस। कंप्रेसर का काम क्या है, तो उस तरीके से एडियाबेटिक कंप्रेसर, तो WC इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 1 से 2 प्रोसेस होती है, तो यहाँ लिया है 2 - 1। कंडेंसर का 2 से 3, क्योंकि यहाँ प्रोसेस होती है जिस तरीके से, ठीक है। बाद में एक्सपांसन वाल्व में हमने यहाँ पे क्या लिया है H4 इज इक्वल टू H3, ठीक है। परफॉर्मेंस पैरामीटर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू Q इनपुट अपॉन M अपॉन WC अपॉन M इज इक्वल टू H1 - H4 अपॉन H2 - H1। ये इक्वेशन सिर्फ आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसके ऊपर कोई सम नहीं होता, इसलिए आपको इस तरीके से सिर्फ इक्वेशंस आपको तैयार करने हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वेशन, ठीक है। और कार्नोट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, COP यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू TC अपॉन TH माइनस TC, मैक्सिमम थियोरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मैक्सिमम थियोरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी हमारा जो परफॉर्मेंस आएगा उसका कोफिशिएंट के हिसाब से हम क्या आ सकता है उसका आंसर, उस हिसाब से हमने यहाँ पे TC यानी कोल्ड और TH यानी हॉट, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसके बारे में हमको नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हमको स्टडी करना है। आज के लेक्चर में हमने जो भी आपको इक्वेशंस और वो सब के बारे में स्टडी करवाया, ठीक है, उस तरीके से अब आपको पूरी की पूरी जो हमारी साइकिल है उसके अंदर 4 जो इक्विपमेंट्स मैंने बताए
अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर मैं आपको और कुछ थोड़े अटेंटिव यानी कि उसके साथ अटैच होने वाले कि अगर इवापरेट में से जो निकलने वाला जो आउटपुट है रेफ्रिजरेंट का वो कम्प्लीटली वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर पाता तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, कि इवापरेटर जो है वो कम्प्लीटली लिक्विड जो था लिक्विड रेफ्रिजरेंट उसको वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, या तो कौन सी सिस्टम हम अटैच करेंगे कि जिससे वो वापस वेपर स्टेट में टोटली कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ऐसी कौन सी सिस्टम है जिसके ज़रिए हम इसको फुलफ़िल कर सकते हैं, जिसके बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।